अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज। 24 दिसंबर का दिन मुल्क की सियासी सूरत हाल के लिए अहम तरीन दिन होगा। करप्शन के इल्ज़ामात में धंसे साबिक़ वज़ीर आज़म के एहतसाब अदालत के चक्कर अब ख़त्म हो गए हैं। अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि पीर को सुना दिया जाएगा। फैसला क्या आएगा इसका इल्म तो किसी को नहीं, लेकिन एक बात सबको पता है कि वो 24 दिसंबर को जुमा नहीं है। जुमे का दिन शरीफ ख़ानदान के लिए अक्सर भारी साबित होता रहा है और 24 दिसंबर का दिन साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के लिए भी अहम है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत है। JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी, यानी एक ही दिन दो बड़ी शख्सियात से मुताल्लिक़ अहम फैसले सामने आने वाले हैं। प्रोग्राम में बात होगी नौजवानों की जिन्हें नशे की लत पड़ चुकी है। गुटके, मैनपुरी से लेकर आइस तक, यानी जेब जिस नशे की इजाज़त दे दे, जो मिल रहा है उसका नशा चल रहा है। बात करेंगे कराची में सर्द मौसम से बेघर अफराद किस तरह निमट रहे हैं, क्या उन्हें भी शेल्टर होम के लिए किसी सरकारी हुक्म का इंतजार है। लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती हूँ। 7 फील्ड के बाद अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला भी आने को है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस पर ट्रायल मुकम्मल, एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 24 दिसंबर को सुनाया जाएगा। नवाज शरीफ सालगिरह और न्यू ईयर कहाँ मनाएंगे? जुमे के बजाय पीर को आने वाला फैसला हक में होगा या उनके खिलाफ तहमगोइयाँ शुरू? क्या ये मेरी आखिरी पेशी है? जी हाँ, आपकी आखिरी पेशी है। नवाज शरीफ और जज में मुकालमा। नवाज शरीफ बोले, मेरा ज़मीर मुतमईन है, समझ नहीं आती मेरे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। आप जज हैं, मुझे तवक्को है आप इंसाफ करेंगे। एहतसाब अदालत के बाद मियाँ साहब का कहना था इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं किया, दयानतदारी और खुलूस से मुल्क की खिदमत की। जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। 35 सालों में एक भी इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमने अपनी जो सिंध पार्टी है और खुर्रम शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। आसिफ अली जरदारी अमेरिका में अपार्टमेंट के मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर नहीं किया। साबिक़ सदर असासे छुपाने के इल्ज़ाम में मेंबर असेंबली बनने के अहल नहीं रहे। रेफरेंस दायर किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ऐलान, बोले सारी सियासी क़ुव्वतें हाउस ऑफ कार्ड्स साबित हो रही हैं। कौमी ख़जाने को लूटने वाले को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस आखिरी मराहिल में है। अवाम को मज़ीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। खबर आ गई, इसमें कोई सदाकत नहीं है। फवाद चौधरी को आज याद आया है। जरदारी साहब जब सदर बने थे तब भी उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए थे और जब वो MNA का इलेक्शन लड़े तब भी डिक्लेयर किए थे। पीपल्स पार्टी ने फवाद चौधरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कमर जमान कायरा कहते हैं हुकूमत के पास करने को कोई काम नहीं, अवामी मसाइल उनके गले पड़े हुए हैं, ना कानून साजी कर पाते हैं, ना असेंबली का माहौल चला पाते हैं, इसलिए सनसनी फैलाई जा रही है। जाली अकाउंट्स केस में JIT की रिपोर्ट मुकम्मल। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई से पूछगछ हुई। अनवर मजीद और बेटे समेत 97 अफराद से भी तहकीकात की गई। बिलावल भुट्टो दोनों मरतबा पेश न हुए, वकला के जरिए जवाब जमा करवाया। वादा माफ गवाह से हासिल शुदा तफसीलात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। नए पाकिस्तान में कोई लाकानूनियत का तसव्वुर भी ना करे, अब यहाँ सिर्फ कानून चलेगा। वज़ीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी का डोर टोक ऐलान, कहा तमाम स्कूल्स कॉलेजेस को मुनशियात से पाक करेंगे। ANF का अहम रोल है, जल्द एक मीटिंग बुलाई जाएगी। मेडिकल एक्सपर्ट्स उनसे रहनुमाई की। ज़्यादातर जो फूड सैंपल्स वहाँ पे कंज्यूम हुए
उसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए गए, बहुत जहरीले किस्म के बैक्टीरिया हैं, जो वॉल्यूम और क्वांटिटी थी बहुत ज्यादा मिकदार में पाई गई। जहर पुरानी का वाकया था। कराची में 2 बच्चों की अमवात का मुअम्मा हल। निजी रेस्टोरेंट का खाना मुज़र सेहत निकला। रेस्टोरेंट के खाने में इकोलाई और लिस्टेरिया नामी बैक्टीरिया फूड पॉइजन का सबब बने। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट में तस्दीक। DIG जावेद आलम ओढो कहते हैं होटल के खाने में जहरीले बैक्टीरिया थे। केमिकल एक्सपर्ट ने भी तस्दीक की थी। रेस्टोरेंट और इससे मुंसलिक कंपनी के 2 जनरल मैनेजर गिरफ्तार। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सजावल के गांव में नहर अबूर करने के लिए पुल नहीं है। लवाहिकीन जनाजे को दूसरी तरफ ले जाने के लिए थर्मोपोल के इस्तेमाल पर मजबूर। कश्ती की तरह थर्मोपोल शीट को रस्सी की मदद से दूसरी पार पहुंचाया जाता है। इलाका मकीन कहते हैं कोई हमारी फरियाद नहीं सुनता। नहर पर पुल बनाया जाए, दाद रसी की जाए। वेलकम बैक। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सूरत हाल आजकल कुछ ऐसी ही है। एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला आने के बाद सितारे मुसलसल गर्दिश में हैं और अब एहतसाब अदालत ने अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला भी महफूज कर लिया है। अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की 15 माह में 183 समातें और मियाँ साहब की 130 पेशियों के बाद ये केस का फैसला महफूज किया गया है, जो 24 दिसंबर को सुना दिया जाएगा। समाअत मुकम्मल होने पर मियाँ साहब का मोअज़्ज़िज़ जज से जज्बाती मुकालमा भी सामने आया। इंसाफ के लिए एतमाद का इजहार भी उनकी जानिब से किया गया। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर करप्शन और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल से इनकार किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत दयानतदारी के साथ जो है वो खलूस के साथ और नीति के साथ अपने सूबे की भी खिदमत की, अपने मुल्क की भी खिदमत की और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए भी खिदमत की। और मुझे इस पर हद खुशी है कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। और मैं ये समझता हूँ कि जब से मैंने सियासत में कदम रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह करप्शन मेरे करीब से नहीं गुजरी या मैं करप्शन के करीब से नहीं गुजरा। कभी कोई किक बैक नहीं लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कोई कमीशन नहीं ली और कभी अल्लाह के फजलो करम से मैंने कोई मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी का मैं मुर्तकिब नहीं हुआ। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का मैं कभी मुर्तकिब नहीं हुआ। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। 35 सालों में एक भी इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ साहब मीडिया के सामने जो बात कर रहे हैं तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितना दूध है और कितना पानी। खैर, नवाज शरीफ साहब इस बार सवाल नहीं पूछ रहे हैं बल्कि इस बार वजाहतें दे रहे हैं। कह रहे हैं कि 35 साल सियासत में कभी करप्शन नहीं की। बड़े भाई की तरह छोटे भाई शहबाज शरीफ को भी इंसाफ की उम्मीद है। कह रहे हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा। अल्लाह ताला से हम सब दस्त व दुआ है कि इंसाफ का बोलबाला हो इस मुल्क में और बिला इम्तियाज़ हो, बिला तफरीक हो। यही वजह है, यही तरीका है कि मुल्क इंशाअल्लाह आगे जा सकता है। अपना कुफर का जो निज़ाम जो वो तो चल सकता है, ना इंसाफ़ी का नहीं। और हमें सब को अल्लाह ताला के यहाँ पूरी उम्मीद है कि इंसाफ का बोलबाला हो। तो जनाब छोटे मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब दुआएं कर रहे हैं और क्यों ना करें। मुश्किल वक्त जो है, वैसे सितारे सिर्फ शरीफ बरादरान के ही नहीं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के भी इन दिनों गर्दिश में हैं। आसिफ अली जरदारी की जारहाना इनिंग के जवाब में PTI के खिलाड़ी भी मैदान में आ गए हैं। तहरीक इंसाफ ने आसिफ अली जरदारी की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। वजीर इत्तलात दावा कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने असासे छुपाएं, वह असम्बली की रुकनियत के अहल नहीं रहे हैं। हमने अपनी जो सिंध पार्टी है और खुरम शेख जमान साहब को ये जिम्मेदारी दी है कि वो इलेक्शन कमीशन में जरदारी साहब के ऊपर ये डिस्क्वालिफिकेशन का रेफरेंस दायर कर दें। और आज या कल किसी वक्त खुरम शेख जो है वो इस रेफरेंस को आगे बढ़ाएंगे और वो ये रेफरेंस जो है जरदारी साहब के खिलाफ दायर किया जाएगा, क्योंकि वो ये असासे छुपाने की वजह से अब मेंबर नेशनल असेंबली रहने के अहल नहीं रहे। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब अपने आखिरी इलेक्शन लड़ चुके
उनकी सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ऑपोजिशन पर दिसंबर फिलहाल कड़ा साबित हो रहा है। नवाज शरीफ के लिए एक बात कह लीजिए कि अच्छी है कि 24 दिसंबर जिस दिन फैसला आना है उस दिन जुमा नहीं है, क्योंकि जुमे के दिन हमने देखे हैं कि जो फैसले आते हैं वो नवाज शरीफ साहब के लिए, शरीफ ख़ानदान के लिए भारी पड़ रहे होते हैं। अदालती फैसलों के बाद सियासी सूरत हाल क्या होने जा रही है, कुछ बदलाव आने जा रहा है, तमाम पर बात करने के लिए उस्मान डार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आपको वेलकम कहूँगी। उस्मा बुखारी साहिबा मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मा बुखारी साहिबा, आपसे ही बात का आगाज़ कर लेते हैं। अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला जुमे को माफ़ कीजिएगा 24 दिसंबर को सुनाया जा रहा है और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब दोनों पर उम्मीद हैं, इंसाफ का बोलबाला होने की बातें कर रहे हैं। सियासी मंजरनामे को आप किस तरह से देख रही हैं? 24 दिसंबर के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून क्या तैयारी कर रही है? जी बहुत शुक्रिया किरण। देखिए, यकीनन एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होते हुए हमें इंसाफ की तवक्को ही रखनी चाहिए। गो हमें इंसाफ जो है वो अपने केसेस में नजर नहीं आया, लेकिन इस केसेस के हवाले से भी हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके इस प्रोग्राम के तवसत से कहना चाहती हूँ कि जो नैब ने रेफरेंस दायर किए हैं दोनों में, उन्होंने जो प्रेयर की है उन्होंने कोई भी करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया है और ना उन्होंने करप्शन के ऊपर सजा 19C की बात की है। 9C की जो नैब ऑर्डिनेंस का है, उन्होंने आमदन से ज़ायद असासों पे सजा मांगी है नवाज शरीफ साहब के लिए। अब हैरत की बात है कि ना आमदन का पता है ना असासे हमारे नाम है, और लेकिन आमदन से ज़ायद असासों की बात है। अब मेरा सवाल यहाँ, हम तो जो होगा हम तो भुगत लेंगे, पहले भी भुगत रहे हैं, और जिन करदा ना करदा गुनाहों की सजा हमें मिल रही है वो पूरे पाकिस्तान कौम जानती है। लेकिन एक बात, एक सवाल ये भी उठता है कि इमरान खान साहब के असासे निकाल के देखिए जो उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन में जमा कराए, उनकी 1 करोड़ और कुछ के असासे उन्होंने जो है वो 2013 में बताए। उसके बाद 2015 में उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों रुपए के असासे बताए। उनकी ज़राए आमदन क्या है? मुझे आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इमरान खान साहब के ज़राए आमदन क्या है, उनका घर बार कैसे चलता है, उनके ज़राए आमदन क्या है। हमने तो जो हमारा बैकग्राउंड क्या था, हमने कहाँ से शुरू किया, और उसके बाद तमाम तर चीजें होने के बावजूद आज हम पे सवालिया निशान है। लेकिन मनी ट्रेल हमसे तो पूछी जाती है, अजीमा खान साहिबा से को मनी ट्रेल नहीं पूछता। तो कोई बात नहीं, पहले भी ये तमाम चीजें देखी हुई हैं। दिसंबर पहले कभी बुरे आप इस दफा होंगे या नहीं होंगे अल्लाह बेहतर जानता है। कभी अक्टूबर बुरा होता है सियासी रहनुमाओं के लिए, सियासी लीडरों के लिए, कभी कोई और महीना बुरा होता है। महीनों की बात नहीं है, न दिनों की बात है। ये उस कहानी और उन किरदारों की बात है जो इस मुल्क में सियासी रहनुमाओं के इर्द गिर्द हमेशा ही की जाती है। हाँ, तो चलिए आप कह लीजिए कि 2018 ही फिर जरा भारी पड़ा है मुस्लिम लीग नून का, वो अप्रैल हो, जुलाई हो, अक्टूबर हो या फिर दिसंबर। लेट्स सी कि दिसंबर में क्या होने वाला है। उस्मान डार साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करूंगी। सर, अपोजिशन जमातें शिकवा कर रही हैं कि हुकूमत ने अवामी मसाइल पर तवज्जो देना छोड़ा हुआ है, सिर्फ मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है और इसके लिए आप लोग नैब का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वाकई हुकूमत अवामी मसाइल से ज्यादा एहतिसाब पर तवज्जो दे रही है? उस्मान साहब देखिए मेरी बात समझे। देखिए किरण, पहले तो मैं उस्मा बुखारी साहिबा से पूछना चाहता हूं कि नैब को तो इन्होंने कंट्रोवर्शियल कर दिया है, क्या अब इनको पाकिस्तान की अदालतों पे भी इत्मीनान है कि नहीं? बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे अदालतों में फैसले इनके हक में आते हैं तो कहते हैं जी सब अच्छा है, जब फैसले खिलाफ आते हैं तो कहते हैं जी कि उनको क्रिटिसाइज किया जाता है और उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। इन्होंने 2 सवालात किए हैं, एक अलीमा खान साहिबा को लेके और एक इमरान खान साहब का। कह रही हैं कि हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहा इमरान खान साहब के असासों के हवाले से या उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से। मैं समझता हूं कि लास्ट ईयर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे लीडर इमरान खान को सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया, 1-1 रुपए की छानबीन की गई, पैनी पाउंड तक का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने हिसाब दिया, घर कैसे लिया, जमीन कैसे ली, जो भी था। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के बाद क्वेश्चन डज नॉट राइज के जी इमरान खान की आमदन क्या है और असासे कैसे बने हैं। अब मैं आता हूं इनकी लीडरशिप की तरफ। देखिए, मेरा तो मानना है जिस कमजोर फुटेज पे नहल नवाज शरीफ साहब ने अपने केस का दिफा किया है, ये फैसला भी उनके खिलाफ आता लग रहा है हमें, इसलिए कि वो आज तक कौम मुंतजर रही, 2-2.5 साल हो गए हैं, मनी ट्रेल नहीं दे सके। उस्मा बुखारी साहिबा कह रही थी जी कि उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात या करप्शन का केस नहीं है,
एसेट बियॉन्ड मींस का केस है, आमदन से ज्यादा असासों का केस है। मैं इनको बताना चाहता हूं, अमीर आदमी होना जुर्म नहीं है इस मुल्क में किरण, असासे ज्यादा होना जुर्म नहीं है। जुर्म यह है कि जब आप अपने असासों का हिसाब किताब ना दे सकें, अपनी आमदन साबित ना कर सकें, जब आप अपनी आमदन से ज्यादा असासों का हिसाब ना दे सके, दैट मीन्स कि आपने पैसा जो है वो करप्शन से बनाया है, किकबैक से बनाया है। यहां प्रॉब्लम ही ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी आमदन से ज्यादा असासों की कोई मनी ट्रेल, कोई हिसाब, और ये कहते हैं जी उनके नाम पे नहीं है। जब आप देखें तो प्रॉपर्टीज तब की हैं जब मरियम बीबी और हसन हुसैन जो है वो फीडर जो है चूस नहीं लेते थे मुंह में, तो क्या 6-6 माह के 2-2 साल के बच्चे जो हैं वो बिलियंस ऑफ रुपीस की क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज के मालिक थे। मकसद ये समझते हैं पाकिस्तानी कौम बेवकूफ है। दूसरी तरफ आप आसफ अली जरदारी साहब का जिक्र कर रही थी, देखें आसफ अली जरदारी साहब पे JIT जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है। JIT की जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग सामने नजर आ रही हैं उसमें भी लग रहा है कि उनके ऊपर एक संगीन इल्जामात या आगे जो सिचुएशन बन रही है उसमें वो भी पकड़ में आते नजर आ रहे हैं। तो क्या वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करेंगे? वो भी कहेंगे जी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का गठजोड़ है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उज़्मा बुहारी साहिबा आज कौम को बता दें कि इनको पाकिस्तान में किसी एक अदारे के ऊपर भी ट्रस्ट है कि नहीं। कौम सिर्फ ये जानना चाहती है। और इसके साथ साथ उज़्मा बुहारी साहिबा हम ये भी जानना चाह रहे हैं जी उस्मान साहब प्लीज आपकी बात का जवाब तो लेने दीजिए, आपकी बात का जवाब लेने दीजिए मुझे उज़्मा साहिबा से। उज़्मा साथ साथ ये भी बता दीजिए कि कल ऐसी खबरें तो मौसूल हो रही थी कि टेलीफोनिक राबता हुआ है, मुलाकात का भी इम्कान है, लेकिन अब वो तासुर तो ज़ायल हो रहा है। लेकिन ये 24 दिसंबर से पहले जो जनवरी की बातें हो रही हैं या उसमें कोई मुलाकात का इम्कान है आसिफ अली जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब के दरमियान? जी पहले मैं इस बात की बात कर लेते हैं जी। फिलहाल तो कोई इम्कान अभी तक तो नहीं है और ना कोई राब्ता हुआ है। लेकिन अब उस्मान डाल साहब ने बड़ा एक तो ये ऊंचा बोलने से और आप जो है वो दलाइल मुकम्मल नहीं हो जाते। मैं कुछ 2-3 कानूनी बातें करना चाहती हूँ। इलेक्शन कमीशन ने 2013 के इंतखाबात में इमरान खान साहब ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए के असासे जाहिर किए। 2015 में जो उन्होंने डिक्लेरेशन दी उसके मुताबिक उनके असासे बढ़कर 1 अरब 35 करोड़ 75 लाख के हो गए। ये जो बार बार करें ना हमें सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट मिला है, वो मिला है आपको उस एक फ्लैट के ऊपर भाई। जो फ्लैट आपने वो जो अजीब बात है कि अब मैं कहना नहीं बनी गला का भी हिसाब दिया है, वो केस नहीं था उस्मा, बनी गला का भी हिसाब दिया है। हनीफ अब्बासी साहब ने कहा जी बनी गला का भी हिसाब दिया। कंप्लीट करने दीजिए उस्मा को, फिर आप बात कर लीजिएगा। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए जी उस्मा, कंप्लीट करें आप। और ये वो एक फ्लैट था जिसको बेचकर उन्होंने जिसका मनी ट्रेल देने की कोशिश की, जिसमें मियां बीवी के बीच में एक राशिद खान साहब भी थे। वो राशिद खान साहब बाद में KPK में कहाँ एडजस्ट हुए, मेरा ख्याल है वो भी हम सबको याद है। तो ये सादिक और अमीन थे, वो ये आप छोड़ दें, वो जिस तरह से थे और जैसे थे। गलत NOC के ऊपर सबसे बड़ी बात, गलत NOC के ऊपर माना कि हमने गलत NOC के ऊपर जो है वो बगैर किसी नक्शे के ये हमने बनी गादा का 300 कनाल का महल तामीर किया, लेकिन उसके बावजूद इनको 1.5 लाख रुपया जुर्माना देकर, जैसे अलीमा खान को जो है वो 2 करोड़ और 95 लाख रुपए जो है वो जुर्माना देकर उनको भी फारिग होने की ये फैसिलिटी हमें तो नहीं मिली। ये फैसिलिटी सिर्फ इन दोनों को क्यों मिलती है, मेरा सवाल है। फिर मेरा सवाल ये है कि ये असासे जो 1 करोड़ से 2 साल बाद 1 अरब रुपए हुए, क्या इस मनी लॉन्ड्रिंग क्वेश्चन का कोई जवाब देगा हमें? हमारे साथ तो जो हो रहा है ना, और वो जिस तरह से हो रहा है, ये जिस उंगली को ढूंढने निकले थे ना, हमें सब पे एतबार है भाई। हमें इदारों के साथ ना हमारी कोई जंग है, ना हम किसी के साथ इदारों के साथ झगड़ना चाहते हैं। उज़्मा क्योंकि हम जिस केस पर बात कर रहे हैं, हम 24 दिसंबर के लिए बात कर रहे हैं, फैसला आज महफूज हुआ है। आपने अगर मनी ट्रेल की बात कर दी, अगर आपने इमरान खान साहब का हवाला दे दिया, तो मोहतरमा दिफा पेश करने वाले नवाज शरीफ साहब दिफा के लिए दस्तावेजात के हवाले से वो इनकार करते रहे। फिर उसके बाद जब दस्तावेज अब जमा करवाने के लिए वो मजीद मोहलत मांग रहे हैं, गो के उनको मोहलत नहीं मिली है, इसकी क्या वजह है? क्या ये महज ताखीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, या वाकई जो पहले से जो काफ़ी सारे दिनों से जो उनके पास नहीं थे, या वो उसके लिए इनकार कर रहे थे, अब आ गए? ये इसकी क्या वजह है? ये आखिरी दिन ही क्यों याद आया कि मोहलत ले ली जाए 1 हफ्ते की? देखिए किरण, मैं चूंकि खुद भी मैं कानून के पेशे से मेरा ताल्लुक है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन में भी सामने आई।
जिस तरह हमारे गवाहान यहाँ से हमारे लिए कोई सबूत इकट्ठा हो सकता था, उसको ना JIT ने परसू किया और ना किसी ने प्रोसिक्यूटर ने वहां जाकर जहमत द्वारा की। जो MLA दुबई से ये खासतौर पर फ्लैगशिप और अजीजिया के लिए लेके आए वो अनवेरिफाइड है, वो फोटो कॉपीज हैं या स्क्रीन शॉट्स हैं, जो कानून शहादत के तहत जो है वो कतई तौर पर इनएडमिसिबल है, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेश ही नहीं किए जा सकते, बहरहाल वो भी पेश हुए। और ये जिस तरह से हमारे जो मैंने कहा कि अल अजीजिया की सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देती हूँ आपको कि हमने अपना केस पेश किया कि हमारा जो स्क्रैप था अल अजीजिया का वो गया जद्दा पहुंचा दुबई से। आपको पता है कि जो JIT ने कागजात लगाए वो उन्होंने अबू धाबी के पोर्ट से लगाए और लगाया कि अबू धाबी से कोई कंसाइनमेंट गई नहीं थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी तो खैर जजमेंट आने वाली है, जजमेंट आएगी, देखेंगे कि जज साहब उसके ऊपर क्या लिखते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने कहा, और मुझे तवक्को है कि कानून अपना रास्ता बनाएगा और गुनाहगार को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बेगुनाह को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना, जिनको बड़ा शौक आ रहा है ना ये सियासी इंतकाम का बढ़ चढ़ के। जी ठीक है उस्मा, जो तवक्कात आप जानिब से की जा रही हैं और जो इल्ज़ाम आपकी जानिब से लगाए जा रहे हैं उसका जवाब यकीनन 24 दिसंबर को ही मिलने जा रहा है। क्या फैसला आता है उसके लिए तो देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ मौजूद थी। इसी दौरान हैदर जमान साहब मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं और इरफान कादर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन उस्मान साहब मैं आपकी जानिब लेकर आऊँगी सर सवाल। जो फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया आसिफ अली जरदारी साहब की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने की वो बात करें, तो ये जो आसिफ अली जरदारी साहब की अचानक हुकूमत के खिलाफ जारहाना इनिंग्स का आगाज हुआ, ये उसका जवाब है? नहीं, देखिए इलेक्शन जब आप लड़ते हैं, अगर आपने कहीं भी मिस डिक्लेरेशन की है, मैं खुद जो आपके साबिक वज़ीर हारजा उनके खिलाफ मिस डिक्लेरेशन का केस लेके गया था अदालत में, तो आप वो किसी वक्त भी लेके जा सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब एक पार्टी के हेड हैं और मैं समझता हूँ कि वो उनको पूरा हक है, वो अपोजिशन में भी हैं, तो वो ये कहना है कि शायद वो हमारे खिलाफ या हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं इस वजह से गवर्नमेंट जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके जो अपोनेंट कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो उसको लेके जाएंगे। बाकी हम तो उनको पार्लियामेंट में भी पूरा मौका देते हैं, वो हर फोरम पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनका हक है ये। लेकिन ये तासुर देना, देखिए जो असल बात जो मैंने आपको पहले भी कही है कि आसिफ अली जरदारी साहब पे जो JIT ने काम किया वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बनाई है, वो कि गवर्नमेंट ने नहीं इन पे JIT बनाई, या JIT को हम मॉनिटर नहीं कर रहे, हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हम डायरेक्शन नहीं दे रहे, जिससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो ये कहते हैं, बिलखसूस आसिफ अली जरदारी साहब आप देख ही रहे हैं। पहले तो कहते थे मैं जमहूरियत का चैंपियन हूँ, जमहूरियत के बचाने के लिए मैं पार्लियामेंट में गया, धरने के दिनों में आपने वो सारी इनकी जो है स्टोरी सुनी, लेकिन आज देख रहे हैं वो खुद ही अर्ली इलेक्शंस की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की, लेकिन वो तो उस्मान साहब अर्ली इलेक्शंस की बात कहां से शुरू हुई थी सर? वो इमरान खान साहब से बात शुरू हुई और फिर होते होते जरदारी साहब तक पहुंची है। बहरहाल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी शामिल कर लेते हैं सर। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस का फैसला आ रहा है 24 दिसंबर को। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत भी हो रही है, रिपोर्ट भी पेश करवाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत अहम दिन बनने जा रहा है या बहुत अहम दिन है समझते हैं आप 24 दिसंबर ऑपोजिशन के लिए स्पेशली? बहुत शुक्रिया। और मैं डार साहब की और उज़मा की बात भी मैंने सुनी। देखिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हों या माजी की एहतसाब अदालतें हों, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है या इनकी जो कॉम्पिटेंस है ना, ये बनाना रिपब्लिक में कैंगरू कोर्ट से कुछ ज़्यादा नहीं है। और 89 के 90% केसेस एहतसाब अदालतों के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के कन्विक्शंस के आते हैं, और उन कन्विक्शंस को जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब अपील में देखता है तो उनके वो पड़खचे और चीथड़े उड़ा देता है। जैसे कि आपने नवाज शरीफ की जो पहली सज़ा है उसकी सिर्फ बेल में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, अभी मेरिट्स पे उन्होंने नहीं सुना, उसी में ही उन्होंने उसकी ओपन हार्ट सर्जरी कर दी। तो ये एहतसाब अदालत का फैसला कम अज़ कम हम तो ये समझते हैं कि कन्विक्शन होगी, और अगर नहीं होती तो फिर यकीनन मियां नवाज शरीफ इज़ एक्सट्रीमली लकी कि उनको ये एक इंसाफ मिल गया पहली स्टेज पे। दूसरी बात जो आपने की JIT की, दो बातें बड़ी वाज़ेह हैं। JIT बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, कैसे बनाई?
किसी पिटिशन पे बनाई? जी नहीं, एक सुओ मोटो लेके बनाई, और सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन को हम तो तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ही एक्शन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही ट्रायल करता है और सुप्रीम कोर्ट ही फैसला सादिर कर देता है, जिसके खिलाफ कोई अपील भी लाए नहीं करती। तो ये एक ऐसी ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो इस दौर में बन रही है, जिसको ना बार काउंसिल्स तस्लीम करती हैं, ना लीगल फ्रेटर्निटी के सीनियर लोग तस्लीम करते हैं। तो बाहर सूरत JIT रिपोर्ट जब आएगी, और JIT रिपोर्ट जो है वो पीपल्स पार्टी पे नहीं आनी, वो ओमनी ग्रुप और उन 8000 बैंक अकाउंट्स में जो पंजाब में और KPK में बहुत ज्यादा हैं, और उसमें PTI के या नवाज लीग के भी लोग हो सकते हैं और बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ये तो तफसीलात आएंगी ना। आज भी मीडिया ये बात जो करता है बगैर किसी सबूत के कि वो हमारे ऊपर JIT बनाई गई है, वो JIT उस ट्रांजैक्शंस के ऊपर है जिनमें से 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन जरदारी ग्रुप कंपनी है, जिसके अंदर सदर आसिफ जरदारी साहब शेयर होल्डर भी नहीं है, उनका कोई लेना देना भी नहीं है, वो 2007 से रिजाइन कर चुके थे। तो ये अदालत में जब आएगी, अदालत इस पे जो फैसला करेगी उस पर हम बात करेंगे, वो प्रीमेच्योर है। तीसरी बात बड़ी अहम है, देखिए हमें सेनेट में वोट भी दिया, हमें उसके बाद अच्छी अच्छी बातें भी की, हमने भी जमहूरियत की बात की, और आज भी हम तो नहीं कह रहे अर्ली इंतखाबात तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तनाजुर में भी कहे हैं वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज तो नहीं है। अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी लूज कर जाती है, उनके इत्तेहादी खुद भाग जाते हैं, MQM BNP आर बोथ अप इन आर्म्स, और वो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस नहीं रखते, और अगर कोई और गवर्नमेंट नहीं बना पाता तो उसका क्या लॉजिकल वे आउट है आइन के अंदर? इलेक्शन ठीक है साहब, प्लीज मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं इरफान खादिर साहब को भी, सर मैं इरफान खादिर साहब को भी शामिल करना चाहती हूँ। मैं दोबारा आती हूँ सर आपकी जानिब। खुर्रम शेर जमान जो जा रहा है 62(1)(f) में, शायद इफ्तिखार चौधरी साहब की पिटीशन को भी साथ मुंसलिक कर ले, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीवी बच्चे भी असासे होते हैं और वो खान साहब ने डिक्लेयर नहीं किए। ये दोनों पिटीशनें इकट्ठी क्लब। ठीक है सर, मैं दोबारा आती हूँ सर आपकी जानिब, मैं आती हूँ सर दोबारा आपकी जानिब। मुझे प्लीज इरफान खादिर साहब को भी शामिल करने दीजिए। सर, दिफा पेश करने से इनकार करने वाले नवाज शरीफ साहब, आज जब आखिरी दिन, आज जब बात हो रही है, मुकालमा हो रहा है, पता चल गया उनको कि आज आखिरी पेशी है, तब अपने दिफा में दस्तावेजात भी जमा करवा रहे हैं, मजीद दस्तावेज लाने के लिए मोहलत भी मांगते रहे। आप क्या समझते हैं, इस इक़दाम से क्या उन्हें कोई फ़ायदा होता, या फिर ये सिर्फ ताख़ीर करने के लिए ऐसा किया जा रहा था? ये जो फैक्ट्स हैं, दो रेफरेंसेस के जो बाकी अभी रह गए हैं, जिन पे अभी फैसला आना है, अगर आप देखें तो ये डिफरेंट नहीं है पहले रेफरेंस से, जिसको के जिस सज़ा दी गई है मियां नवाज शरीफ को, और उस सज़ा को मुअत्तल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो लिहाजा ये जो दस्तावेज़ात इस वक्त पेश कर रहे हैं, तो ये तो यही कोशिश कर रहे हैं ना कि ये डिसप्रूव करें उन एलिगेशंस को जो इनके ख़िलाफ़ लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इनिशियल ओनस है सारी चीज़ का, वो तो प्रोसिक्यूशन पे है। और एविडेंस एक्ट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि अ फैक्ट विच इज़ नाइदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड इज़ अ फैक्ट नॉट प्रूव्ड। लिहाजा अगर मियां नवाज शरीफ ये डिसप्रूव नहीं भी कर सकते तो उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला होना बहुत मुश्किल सी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर एहतसाब अदालत ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे भी दिया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी तरह से सस्पेंड कर देना इसको, जैसे कि उन्होंने पिछला फ़ैसला सस्पेंड किया था, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले की तनकीद की गई है सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिमार्क्स के साथ, लेकिन बावजूद वो रिमार्क्स देने के सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ना तो सस्पेंड किया है ना सेट असाइड किया है। तो इससे लग यही रहा है कि इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल होगी सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि ये सारा मामला जो है, ये इसको इनिशिएट जो किया गया है वो उस कानून के मुताबिक नहीं किया गया जिस कानून की पासदारी का जज साहिबान ने ओथ उठाया या हलफ उठाया, क्योंकि कानून में जो तफ्तीश है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। कानून में जो तफ्तीश है उसको सुपरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। कानून में जो तफ्तीश है वो GIT सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई नहीं करेगी, बल्कि नैब खुद करेगी। और कानून में जो रेफरेंस फाइलिंग है वो चेयरमैन नैब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत चेयरमैन नैब रेफरेंस फाइल नहीं करेंगे। तो ये तमाम जो लीगल इश्यूज जब उठते हैं तो उससे फिर एक इम्प्रेशन ये भी कायम होता है कि जिस तरह कोर्ट को एक सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि कोर्ट्स आने वाले दिनों में इस चीज़ को डिस्पेल करेंगी
और उन्होंने कोशिश भी की है इसको डिस्पेल करने की, क्योंकि अभी रिसेंटली जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया तो उन्होंने उससे बिल्कुल उसको अपसेट नहीं किया या उसके खिलाफ कोई भी ऑर्डर नहीं उन्होंने किया। उससे अदालतों को भी अब अंदाज़ा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को, कि अदालतें अपने आप को ज़्यादा इन सियासी मामलात में ड्रैग नहीं करना चाहती। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को भी चाहिए कि इस तरह की कोई कानून साजी की जाए कि सुप्रीम कोर्ट को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाला जाए कि सुप्रीम कोर्ट हाँ किसी को जज साहिबान पसंद है या नहीं, लेकिन आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट तो एक ऐसा इदारा है जो कि पाकिस्तान का इदारा है और उसको मजबूत करना जो है वो पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए हो सकता है। और लिहाजा कोर्ट्स का एक बिल्कुल न्यूट्रल रोल होना चाहिए और उस पर कानून साजी होनी चाहिए। लग ये रहा है कि कानून साजी मुश्किल होती जा रही है और इसीलिए इमरान खान साहब ने भी इस तरफ इशारा दिया है मिड टर्म इलेक्शन की तरफ, क्योंकि इस वक्त आइन में तरमीम तो दूर की बात है, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग जो है वो भी बड़ी मुश्किल हो गई है। और ये तमाम पार्टीज जो है वो उनको चाहिए कि पाकिस्तान में कानून साजी भी ज़्यादा इफेक्टिव हो, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई तरमीम करनी है तो वो भी करें, लेकिन खुदारा और सर उसके लिए फिर सबको एक होना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हालात और मामलात ऐसे लग नहीं रहे। उस्मान साहब अदारों का काम है हुकूमत को चलाना, एग्जीक्यूटिव को चलाना, पार्लियामेंट को चलाना, वो अदारे जो है मफलूज होकर रह जाए। अब सर हैदर साहब मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं उस्मान साहब से सवाल करना, बिल्कुल बिल्कुल मैं आ रही हूँ, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। इरफान साहब मैं आ रही हूँ आपकी जानिब, सर मैं आ रही हूँ, मुझे प्लीज उस्मान डार से सवाल करने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपकी जानिब। में जीआईटी बनाना दुरुस्त है? ठीक है सर मैं आपका सवाल लेकर आती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, पहले मैं उस्मान डार साहब को शामिल करना चाह रही हूँ। उस्मान साहब आप मुझे बताइए जी। करें ना आप इनसे जरा कानूनी जी बिल्कुल मैं कानूनी राय के लिए आती हूँ सर उनकी जानिब। बिल्कुल सर एंकर मैं हूँ, मुझे मेरा काम करने दीजिए प्लीज। उस्मान साहब आप कहिएगा। सर ऑपोजिशन रहनुमाओं ने चेयरमैन नैब से मुलाकात के लिए खत लिखा है, वक्त भी मिल गया है, तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात भी बयान किए जाएंगे, हुकूमत का लाए अमल क्या होगा? उस्मान साहब मैं समझता हूँ इसमें कोई देखिए मैं इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है, उन्हें मिलना चाहिए। अगर नैब के चेयरमैन माजी में कहते हैं जी किसी हुकूमती रुकन को मिले हैं तो अगर ये उंगलियां उठाते रहे हैं तो इनको भी मौका मिलना चाहिए। मिलने में क्या हर्ज है? नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है और अगर नैब के चेयरमैन से किसी की मुलाकात हो जाती है, मैं नहीं समझता उसको हमें कंट्रोवर्शियल करने की जरूरत है, चाहे किसी हुकूमत साइड से किसी की होती है या अपोजिशन साइड से होती है, सबको बराबरी पे मौका मिलना चाहिए। जहां तक आप गवर्नमेंट की बात कर रही थी, देखिए हम पार्लियामेंट प्रोसीडिंग चलने आगे बढ़ाने के लिए ही फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो चेयरमैन है शहबाज शरीफ साहब को इसीलिए एक्सेप्ट किया कि मामला आगे बढ़े। हमने इनका जो धांधली पे ये कह रहे थे जी पार्लियामेंट में कमेटी बननी चाहिए, हमने वो तक बना दी है। हम तो हर सतह पे इनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं ताकि अब हमने आगे बढ़ना है। हम ये नैब के रोने धोने से बाहर निकलें, हम JIT के रोने धोने से बाहर निकलें ताकि हम पाकिस्तान की आवाम के लिए और इस मुल्क के लिए कानून साजी कर सकें मिलके। अब मैं कादर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर हम कानून साजी की तरफ नहीं जा सकते तो एंड ऑफ द डे फिर पार्लियामेंट की फादियत ही क्या है? उस कॉन्टेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की थी। देखिए गवर्नमेंट अपने मंशूर पे, अपनी पॉलिसी पे, और इमरान खान साहब ने जैसे कहा कि अपने नजरिए पे कंप्रोमाइज नहीं हम करेंगे अपोजिशन के साथ। अवाम के वसीतर मफाद में लेजिस्लेशन में आए, हम इनके साथ खड़े हैं। अगर ये समझते हैं कि नैब के कानून को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, पार्लियामेंट में नया बिल लाने की जरूरत है ताकि एहतसाब का अमल जो है वो साफ और शफाफ हो सके, जिस पर तमाम पार्टीज को एतमाद हो। कम से कम पाकिस्तानी कौम, वो टैक्स पेयर जो समझते हैं कि उनके पैसे के साथ खिलवाड़ किया गया, लूटमार की गई, उनका एतमाद बहाल होना चाहिए एहतसाब प्रोसेस पे। अगर ये समझ में भी आने चाहते हैं आगे बढ़े, गवर्नमेंट तैयार है, लेकिन खुदारा पाकिस्तान में एहतसाब के अमल को कंट्रोवर्शियल ना करें। आप क्या समझती हैं किरण के पाकिस्तान में करप्शन नहीं हुई? अगर जरदारी साहब को ने कहते हैं उन्होंने नहीं की, पीपल्स पार्टी ने की, नून लीग ने की, तो कौन कर गए आके? कोई जिन्नात लूटमार करके इस मुल्क में आके 28,000 के अरब के बोझ तले दब गया ये मुल्क, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में कोई करप्शन नहीं हुई। हाँ। अगर ये फलूदे वाले के अकाउंट में से 2 अरब निकल रहे हैं, किसी छाबड़ी वाले के अकाउंट में से करोड़ों निकल रहे हैं, कोई ठेला लगाने वाला उसके अकाउंट में आकर ये पैसा किसी ना किसी का तो है। उस्मान साहब इजाजत दीजिए, मुझे इरफान साहब से ये कानूनी नुक्ते पर बात करने दीजिए। सर मनी लॉन्ड्रिंग केस में 24 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी की भी पेशी है, JIT अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएगी, इस केस पर भी बात कर लीजिएगा इरफान साहब।
ये मैं पहले ही GIT के बारे में वजाहत कर चुका हूँ कि GIT जो सुप्रीम कोर्ट बना रही है वो उसकी कोई ऐसी कानूनी हैसियत नहीं है। और देखते हैं अब GIT क्या रिपोर्ट पेश करती है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि इस तरह की जो अहकामात हैं, कोर्ट्स को इस तरह के अहकामात नहीं देने चाहिए जो कि उन कवानीन के ख़िलाफ़ हों जिन कवानीन की पासदारी का हल्फ उठाया है जजेस ने ओथ उठाया कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर कानून में कहीं नहीं लिखा कि तफ्तीश जो है GIT करेगी इन मामलात में। कानून में कहीं नहीं लिखा कि तफ्तीश को सुपरवाइज सुप्रीम कोर्ट करेगा, बल्कि जितनी भी तफातीश होंगी उनको सुपरवाइज करना या तफ्तीश करना वो उन अदारों का काम है जिनको मामूर किया गया है मुख्तलिफ ऑफेंसेस के लिए तफ्तीश के बारे में। ठीक है सर, स्पेसिफिक प्रोविजंस है। ज़मान साहब, सर लास्ट कमेंट लूंगी सर आपसे। बताइएगा, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आसिफ अली जरदारी के लिए नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर करने का फैसला हुआ है, अचानक ये फैसला ऐसा लग रहा है, क्या समझते हैं आप, क्या वजह हो सकती है? पपेट हुकूमत अचानक ही फैसला करती है, फैक्स पे नाम आते हैं, इसको एडवाइज़र लगा दो, मुशीर लगा दो। अब कल के बाद इनको फैक्स आई थी कि जनाब ये अपार्टमेंट हमारे ख्याल में कहीं से हमें मिल गया है, इसको आप कर दें। और जब RO के सामने पेश हुए, जब इलेक्शन लड़ा, हलफ उठाया, तब सोई हुई थी PTI जब हमें सेनेट में वोट दे रहे थे, या अभी जब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। सवाल ये है कि इनको कहीं से सिग्नल आता है, इशारा होता है, और ये और इनको इतनी अकल नहीं है कि खुर्रम शेर जमान ने तो इलेक्शन भी नहीं लड़ा, और वो और जो पटिशन फाइल करेगा उसके साथ हम दरख्वास्त देंगे कि इफ्तिखार चौधरी की जो ऑलरेडी पटिशंस हैं और इलेक्शन पटिशंस हैं वो क्लब की जाएं, क्योंकि खान साहब ने भी असासे छुपाए हैं। वो असासे इमूवेबल एसेट्स नहीं हैं बल्कि वो ह्यूमन एसेट्स हैं, और हम उसकी तफसीलात चाहेंगे वो भी लगाएं, और ये लाएं, असासे लगाएं, जो लगाएं कौम के सामने लाएं, क्योंकि 62-63 इस मुल्क का हिस्सा बन गई है। हाँ, हम बिल्कुल करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो मेरा इरफान कादिर साहब से सवाल था, हमारे सीनियर भी हैं और ही इज़ अ वेरी एमिनेंट लीगल विज़र्ड ऑफ पाकिस्तान, इनसे ये पूछें कि सुप्रीम कोर्ट को ये किस आइन के तहत इजाज़त है कि वो फरमाइशी पटिशनों के ऊपर सुओ मोटो लें अखबारी तराशों पे, और उसके बाद GITयाँ बनाएं और ट्रायल करें, चाहे PTI का करें, PML का करें, किसी का भी करें, उनको हरगिज़ ये इजाज़त नहीं है। और जहाँ तक नैब के कानून को बेहतर बनाने की बात है, मैं उस्मान डार से एग्री करता हूँ, और उस्मान डार से और इनकी हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ कि सेक्शन 9 में एक छोटी सी तरमीम कर दें कि करप्ट एंड करप्ट प्रैक्टिसेस और जो ऑफिस होल्डर्स के साथ साथ फौज और जनरल्स के नाम और अदलिया के नाम भी डाल दें, ताकि नैब की जुरिसडिक्शन वहां भी पहुंच जाए। ये होली काओ। शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। उस्मान डार साहब आपका शुक्रिया, इरफान कादिर साहब आपका बेहद शुक्रिया। यानी कि इस वक्त सियासी माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है, हुकूमत की जानिब से भी ऑपोजिशन की जानिब से एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला जारी है। हुक्मरान यहाँ मसरूफ़ हैं तो अवाम आइस के नशे में मसरूफ़ है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत हसास टॉपिक की जानिब बढ़ रही हूँ। किसी भी ख़ानदान को अगर अचानक ये पता चले कि उनके घर का फ़र्द या उनकी औलाद नशे की आदत में मुब्तला है तो पूरा ख़ानदान यकीनन परेशानी में मुब्तला हो जाता है। नशे की लत ऐसा रोग है जो सिर्फ उसके शिकार अफराद को ही नुकसान नहीं पहुँचाती है बल्कि पूरे घराने का सुकून बर्बाद कर देती है। नशे की ये लहर शहर इक़्तिदार को भी अपनी लपेट में ले चुकी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी ने ये खबर दी है कि बड़े बड़े स्कूलों की कैंटीन में आइस नशा फ़रोख्त हो रहा है। गुटके, मेनपुरी, हेरोइन और आइस तक हर किस्म का नशा चल रहा है। इस सूरत हाल में हुकूमत पर, वालिदैन पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है, कैसे मुल्क के मुस्तक़बिल को नशे से बचाया जा। इस पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर मुईज़ मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको मैं वेलकम कहूँगी। डॉक्टर साहब, बड़ा हसास ये मामला है, हुकूमत की जानिब से खुद इस बात का एतराफ़ किया गया है। क्या समझते हैं आप, वालिदैन क्या करें, हुकूमत क्या करें, इसकी रोकथाम के लिए कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बुलाने का। मैं कुछ देर पहले आपका एक सेगमेंट देख रहा था, इससे पहले जो सेगमेंट था, और मैं सोच रहा था कि नशे का ताल्लुक सिर्फ हेरोइन, कोकेन, चरस से तो नहीं है। नशा तो इक़्तिदार का भी होता है,
और वो नशा तो ऐसा नशा होता है कि जिसमें इंसान अपने ईमान को भी बेच देता है। इस नशे में तो इंसान मजबूर हो जाता है, नशे की हालत में, नशे उसकी रग रग में नशा चला जाता है और वो एडिक्टेड हो जाता है। मगर इसी तरह तो दौलत का भी नशा है, हुस्न का है, ताकत का है, इक़्तिदार का है। फ़र्क ये है कि वो नशे जो है वो उतर जाता है जब वो चीज़ चली जाती है, मगर ये नशा ज़िंदगी भर आपको नहीं छोड़ता। अब इस वक्त जो माहौल है वो ये है कि अगर आपने किसी कौम को, किसी मुल्क को, किसी माशरे को बर्बाद करना हो तो बच्चों और नौजवानों में नशा जो है वो आम कर दें। स्टार्ट में आप बड़ा सस्ता देते हैं, जैसे आइस वगैरह इतना महंगा नहीं है, कोकेन बहुत महंगा नशा है अमीर लोगों के लिए, हेरोइन भी थोड़ा सा महंगा है, मगर अब ये आइस और स्ट्रॉबेरी के नाम से भी एक नशा निकला था जिसके बारे में बड़ी बात हुई थी पिछले दिनों मीडिया पे। तो अब ये नशा जब बच्चों तक जाएगा तो ज़ाहिर है उनकी जहनी सलाहियत मफलूज हो जाती है, ब्रेन की डेवलपमेंट रुक जाती है, बच्चे नशे के आदी हो जाते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू, इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं, बहुत दफ़ा हम इस मसले को उजागर कर चुके हैं, उठा चुके हैं, हमने घरों तक ये बात पहुंचाई कि कितना ख़तरनाक है, जितने मसाइल इसके आप भी बता रहे हैं। आखिर वजह है क्या इसकी? बच्चे बड़ी आसानी से इस जानिब माइल हो रहे हैं, गुटके, मेन पोरी से लेकर आइस तक का नशा, वजूहात क्या हैं, क्यों इस तरफ माइल हो रहे हैं? बहुत सारी वजूहात है। एक तो देखें माशरे में इंतशार, माशरे के अंदर नाइंसाफ़ी, बच्चे के ऊपर स्ट्रेस घर का, मैं बच्चों से मुराद नौजवान की बात कर रहा हूँ जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। घर के अंदर माँ बाप का इशू है, फाइनेंशियल इशू बहुत बड़ा है जो इस वक्त माली बहरान है सबके लिए। एहसास महरूमी भी है। लोग देखते हैं कि रोड पे लोग बर्गर खा रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं, वो एहसास महरूमी पैदा होता है। फिर इंसान में बाज़ दफ़ा उसकी ज़ात में कोई ना कोई कमी होती है, कुछ लोगों में ज़्यादा होती है। अब जब कमी का एहसास हो जाए तो वो माशरे में अपने आप को अनफिट समझता है, तो उसे फिर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो उसको ये बताते हैं कि ये चीज़ ले लो और तुम अपने आप को बेहतर समझोगे। तो नशे के अंदर तो बंदा अपने आप को खुदा, नऊज़ुबिल्लाह, खुदा समझने लगता है। तो नशे की आदत मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पड़ती है, मगर हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लो सेल्फ एस्टीम, इज्जत नफ्स का मजरूह हो जाना। नौजवानों में ये दो चीज़ों की बड़ी किल्लत है। मुझे हैरत है, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, MBA के कोर्सेज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्सेज हैं, मगर वो बच्चे जब कोर्सेज करके बाहर आते हैं दे कांट टॉक, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। शायद तालीम का जो करिकुलम है या तालीम का जो तरीक़ाकार है, तरबियत जो होती है तालीम के अंदर, वो मिसिंग है, या फिर घरों में इशू है कि शायद माँ बाप इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं बच्चे पे या इतना उसको कंपेयर करते हैं दूसरे भाई बहनों से कि वो बच्चा जो है वो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाता है। डॉक्टर साहब, अपनी सलाहियतें छुपाने के साथ साथ ये नशा छुपाना भी बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है। घर वालों को भी जब पता चलता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। देखिए, सिगरेट जब बंदा छुप के पीता था ना, उसकी तो बू आती थी। अब इसकी स्ट्रॉबेरी की बू नहीं आती, आइस की बू नहीं आती, जब तक आप करीब ना और कुछ ऐसे एहसास ना हो। माँ बाप को भी पता होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह बहुत सारे नशे ऐसे जिनमें कोई स्मेल नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या करें। पहली तो चीज़ है माँ बाप अपनी आंखें खोले। हर चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, आप करना पड़ा है, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है माँ बाप को अपने बच्चों पर, नौजवान नस्लों पर नज़र रखने की कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, माशरा जा किस जानिब रहा है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।